Hello, everyone. Good afternoon. Greetings for the day. I'm Sayukta from All About Skin Wellbeing team. And I'm sure all of you must be keeping good health. We all know that taking good care of our skin is important for more than just the appearance. As the largest organ, our skin becomes the most essential to our overall health. A fungal infection is a very common thing on our skin and on nails and scalp as well. Fungal infections or mycosis are diseases caused by a fungus, yeast, or mold. My fungal skin infections can look like a rash that can be really itchy and annoying. So let's connect today with our skin expert, Dr. Meenu Gandhi, live from Karnal, Haryana, to enlighten us on the topic of fungal infection. Dr. Meenu Gandhi is MD dermatologist at Gandhi Hospital, Karnal. And today, Dr. Meenu Gandhi will share with us on fungal infection. A very warm welcome to you, Dr. Meenu Gandhi. Thank you, Sayukta. Thank you so much. It's such a pleasure to have you with us, Dr. Meenu. And as you know, this is the season when we are more prone to fungal infection. So it becomes even Yes, more important to talk about it, right? बहुत yes, ज्यादा गर्मी होती है, ह्यूमिडिटी होती है, पसीना बहुत आता है और ऐसे में बहुत ज्यादा फंगल इन्फेक्शन फैलता है. सबसे पहले तो डॉक्टर, क्या है ये फंगल इन्फेक्शन, कैसे होता है? राइट। अभी इस समय हमें जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनके लिए सबसे पहले तो ये जानना ही जरूरी है कि फंगल इन्फेक्शन एक्चुअल में है क्या। अगर हम बात करते हैं फंगल इन्फेक्शन जो स्किन में हम देखते हैं, विच इज कॉल्ड टीनिया, और जिसको हिंदी में दाद बोलते हैं, ये स्टार्ट होता है एक छोटे से स्पोर से, या जिसको बीजाणु बोल देते हैं हम। ये फंगल इन्फेक्शन हमारी स्किन, हेयर या नेल्स को अफेक्ट कर सकता है, और ये आ सकता है आपके शरीर में किसी और इंसान से, वो किसी एनिमल से आ सकता है, या फिर सॉइल में धूल मिट्टी के पार्टिकल से भी आ सकता है। तो फंगस ग्रो कैसे करता है, उसके एग्जाम्पल के लिए आपको मैं एक छोटा सा इंसिडेंस बताना चाहूंगी कि आप अपने किचन में देखते हैं कि ब्रेड खाते हैं, ब्रेड का एक पीस आपने बचा के रख दिया एक बंद पैकेट के अंदर, और एक दो दिन के अंदर अगर बहुत गर्मी है, ह्यूमिडिटी है, तो उसके ऊपर फंगस लग जाता है। तो सेम वे हमारी स्किन के ऊपर भी फंगल ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है जब हम बहुत गर्मी में रहते हैं, बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, हमें पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है, या हम बहुत गीले कपड़ों में काम कर रहे हैं और उन्हीं गीले कपड़ों में बहुत देर तक काम करते रहे, तो ये फंगल इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो एक बार फंगस स्टार्ट हो गया तो स्किन की मल्टीपल लेयर्स को वो इन्वॉल्व कर लेता है और आपको बार बार प्रॉब्लम्स देता रहता है। जब ये फंगस स्टार्ट होगा तो एक कॉइन शेप रेड कलर का एक छोटा सा दाना निकलेगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और वो रैशेस आपके पूरे एरियाज को इन्वॉल्व कर लेंगे, जितने एरिया में आपको स्वेटिंग होती है, अंडर आर्म्स में, ग्रॉइन्स में, हिप्स पे, ही डेफिनेटली इन्वॉल्व करेगा। एक बार आपने फंगल इन्फेक्शन को एक्वायर कर लिया तो जब तक आप उसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं कर लेंगे, वो आपको छोड़ने वाला नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट फंगल इन्फेक्शन। अब ये होता किस में है, किसी को भी हो सकता है, डेफिनेटली। योर क्वेश्चन मिस भी कि किसी को भी हो सकता है, यस, ये किसी को भी हो सकता है। एक पर्टिकुलर एज ग्रुप है जिसमें हम ये इन्फेक्शन ज्यादा देखने को मिलता है, जैसे जो लोग बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं, जिन लोगों का जॉब ऐसा है कि भाग दौड़ कर रहे हैं सारा दिन, या फिर बहुत टाइट कपड़े पहन के बैठे हैं, जिनका बहुत कॉर्पोरेट जॉब्स हैं, और पुलिस ऑफिसर्स हैं जिनकी बहुत टाइट यूनिफॉर्म होती है, उनको ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। या फिर कुछ लोग जिनको डायबिटीज है या कुछ मेडिकेशंस पर वो हैं, जैसे कि स्टेरॉइड की मेडिकेशंस ले रहे हैं, या वो लंबे टाइम से किसी एंटीबायोटिक्स पर हैं, या इम्यून को सप्रेस करने के लिए सर्टेन इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स ले रहे हैं, तो उनको भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से डॉक्टर आपने एक्सप्लेन किया कि क्या होता है, कैसे होता है और कौन ज़्यादा प्रोन है। मुझे भी याद आ रहा है, ब्रेड का तो आपने एग्ज़ाम्पल दिया ही। इस जी। मौसम में जब इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया इट्स रेनिंग, तो काफ़ी जी। मॉइस्चर तो है ही, और ऐसे में हम देखते हैं कई बार जो कपड़े हम पहन कर आते हैं, वो अगर बाहर यस। रखे रह जाए या प्रॉपर्ली उनमें धूप यस। ना लगे, उनमें भी हम देखते हैं कि फंगस लग चुकी होती है, तो कुछ ऐसा ही बिल्कुल। हमारी बॉडी पे लगता है। बिल्कुल। ये एक बड़ी समस्या है बारिश के दिनों में कि कपड़े हाँ। एक तो हम भी गीले हो जाते हैं, वी गेट ऑफन यस। रेन, बिल्कुल। कपड़े ठीक से नहीं सूखते, जूते मोजे कई बार गीले हो जाते हैं, और हम क्योंकि ऑफिसेज में जाते हैं फिर उन्हीं को हमें पहन के बहुत लंबे लंबे वक्त तक बैठना पड़ता है। तो खासकर सबसे पहले मैं पैर वाली प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत आम है,
कई बार ऐसा होता है कि जूते प्रॉपर्ली सूखे नहीं है, मोजे प्रॉपर्ली नहीं सूखे हैं, सॉक्स प्रॉपर्ली ड्राई नहीं है, और ऐसे में हमें पैर में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। इन बिटवीन द टोज कई बार हमें फंगल इन्फेक्शन हो जाता है और हमको समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर, एज वी ऑफन से, स्पेशली इन मेडिकल फील्ड, की प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो क्या हम करें जिससे ये प्रिवेंट हो सके? राइट। पैरों की अगर हम बात करें तो पैर को अगर हम 12 घंटे शूज पहन के रख रहे हैं, सॉक्स चेंज नहीं कर रहे हैं दिन में, तो डेफिनेटली पैरों में स्वेटिंग ज्यादा होती है। और कुछ लोगों को हाइपरहाइड्रोसिस का प्रॉब्लम होता है, उनको स्वेटिंग और भी ज्यादा होती है। तो उस टाइम पे अगर सारा दिन आप गीले सॉक्स में और गीले शूज में बैठते हैं तो आपको ये होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अगर आपका वर्क स्केड्यूल अलाउ करता है आपको कि आप ओपन फुटवियर पहने, सैंडल्स पहने इस मौसम में, तो वो अच्छा रहता है। बट अगर आपको शूज पहनने ही हैं तो मैं रिकमेंड करूंगी दिन में 2 या 3 बार आप अपने सॉक्स चेंज करें। आपको एब्सल्यूट कॉटन सॉक्स पहनने चाहिए और शूज के एटलीस्ट 2 पेयर्स आप रखिए और उनको ऑल्टरनेट पहनिए। एक दिन आपने एक शूज का पैर पहना है, उसको नेक्स्ट डे आप धूप में रखिए, एटलीस्ट आधे पौने घंटे के लिए उसको डिसइंफेक्ट करिए, और दूसरे पैर का शूज दूसरे दिन आप पहन सकते हो। पैरों को जब भी आप नहाते हो, शाम को भी घर जाने के बाद आप नहाते हो, तो नहाने के बाद पैर की उंगलियों के बीच में अच्छे से पोंछ दीजिए। बहुत लोग उसको गीला छोड़ देते हैं, नहाने के बाद आते हैं और उसी चप्पल में सारा दिन हम घूमते रहते हैं। सो आप नहाने के बाद अपने स्लीपर्स चेंज कीजिए, नहाने के स्लीपर्स अलग रखिए, बाहर आने के बाद पैरों को अच्छे से पोंछिए। और एक एंटी फंगल डस्टिंग पाउडर्स आते हैं, आपके डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब कर देंगे, वो आप पैर की उंगलियों के बीच में डाल सकते हैं सो दैट पैरों में बार बार ये इन्फेक्शन ना हो। तो अगर आपको इन्फेक्शन है तो आप पहले ट्रीटमेंट कराएं, और इन्फेक्शन नहीं है तो आप सिर्फ पाउडर लगाएं और ये प्रिकॉशंस रखें, तो आपको बार बार ये इन्फेक्शन नहीं होगा। बिल्कुल। ऐसे ही इस मौसम में कपड़े अच्छे से सूखते नहीं हैं डॉक्टर, भले ही हम उन्हें धूप में सुखाने की कोशिश करें या मशीन ड्राई जी करके भी अगर हम सुखाएं, बहुत अच्छे से नहीं सूखते, एक डैम्पनेस तो रहती ही है। तो क्या करें? क्या इससे भी हमें फंगल यस, इन्फेक्शन हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपके कपड़े गीले हैं और आपने उससे पहले फंगल इन्फेक्शन के साथ ही वो कपड़े पहने थे जब आपको इन्फेक्शन था, तो आपका इन्फेक्शन अब उन कपड़ों में चला गया। जब तक आप उन स्पोर्स को कपड़ों से किल नहीं करेंगे, वो आपको री इन्फेक्ट करेगा, आपको वापस से वो इन्फेक्शन कर देगा। सो आपको अपने सारे कपड़े, आइडियली आपको इस मौसम में कॉटन के क्लोथ्स पहनने चाहिए, और पतला कपड़ा हो, बहुत मोटा नहीं हो, जिसमें से स्वेटिंग बाहर नहीं आ सके, पसीना उड़ नहीं पाए। एक बार आपने अपने कपड़े धुलवाए और उसको धूप में नहीं भी डाल पाते हैं, आप उसको इंडोर भी डालते हैं अगर मौसम बारिश का है, तो उसको आप आयरन कीजिए, एंड पर्टिकुलरली उल्टी साइड से आयरन कीजिए, जिस तरफ से हम पहनते हैं उस तरफ से आप उसको आयरन कीजिए, सो दैट उसके अंदर जो स्पोर्स रखे हुए हैं, जो बचे हुए स्पोर्स हैं, वो भी किल हो जाएं। आयरन करने से भी वो स्पोर्स किल हो जाते हैं। अगर आप कपड़ों को गर्म पानी में धोते हैं, अराउंड 60-70 डिग्री टेम्परेचर पे अगर आप उसको धो रहे हो ना, तो भी वो फंगल स्पोर्स किल कर सकते हैं। ओके, तो ये भी एक बहुत जरूरी चीज है कि हम, हमारे जो कपड़े हैं वो गीले अगर रह गए हैं, अच्छे से नहीं सूखे हैं, तो उस हालत में उनको ना पहने, पहले अच्छे से आयरन कर दे, उल्टी तरफ से या अंदर की तरफ से, और फिर उसे हम पहने। हमारी सोसाइटी में एक बहुत आम सी प्रथा ये है डॉक्टर कि हमें कुछ भी होता है, स्पेशली अगर कोई स्किन इन्फेक्शन है, वो फंगल हो, कोई दूसरा स्किन इन्फेक्शन है, तो हम डॉक्टर के पास जाने से पहले केमिस्ट शॉप जाते हैं। हम केमिस्ट से ओवर द काउंटर कोई भी टॉपिकल क्रीम कुछ भी ले लेते हैं, जो भी वो हमें दे दें, और हम उसे अप्लाई करने लगते हैं। हमें नहीं पता होता है इनमें स्टेरॉइड्स है या नहीं, ये कॉम्बिनेशन क्रीम तो नहीं है, और लगातार हम उसे लगाते रहते हैं। क्या इस पर आप कहना चाहेंगे डॉक्टर? ओके, देखिए, बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं स्किन की जो देखने में एक जैसी लगती हैं। पेशेंट जस्ट केमिस्ट के पास जाएगा, मुझे खारिश है, मुझे दाने हैं, इससे ज्यादा पेशेंट कुछ नहीं बताएगा। और केमिस्ट अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे उनको एक कुछ ऐसी मेडिकेशंस दे देते हैं जिनमें सब कुछ है, जिनमें एंटीबैक्टीरियल भी है, स्टेरॉइड भी है, एंटी फंगल भी है, तो सब कुछ है उसमें। अब वो सब कुछ है तो अच्छा होना चाहिए, केमिस्ट को भी लगता है और पेशेंट्स को भी लगता है। पर एक्चुअल में गड़बड़ कहाँ हो जाती है कि जब स्टार्टिंग में आप ऐसी क्रीम्स को लगाना शुरू करते हैं तो वो आपके सिम्टम्स को सप्रेस कर देगा, आपको इचिंग चली जाएगी, आपकी रेडनेस चली जाएगी, आपके दाने बैठ जाएंगे, आप बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे। पर एक्चुअल में वो प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई है, प्रॉब्लम अंदर सप्रेस हो गई है, आपकी ही बॉडी में पड़ी हुई है। जब उन ट्यूब्स का असर जाएगा
तो वो प्रॉब्लम बाहर निकल के फिर से आएगी। बार बार जो रिकरेंस हो रहा है ना प्रॉब्लम का, वो इसी वजह से है कि उनमें स्टेरॉइड्स होते हैं। स्टेरॉइड्स बहुत अच्छी मेडिकेशन है अगर आपके डर्मेटोलॉजिस्ट को यूज कर रहे हैं, बट नॉट इन केस ऑफ एंटी फंगल डेफिनेटली। सो एंटी फंगल ट्यूब्स आपको इंडिविजुअल लगानी चाहिए जब आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ है, स्टेरॉइड्स के साथ मिक्स करके कभी नहीं। सो बेटर है कि आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से ही प्रिस्क्रिप्शन दें। बिल्कुल, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर हमें फंगल इन्फेक्शन है या कोई भी इन्फेक्शन है तो हम सही जगह जाए, सही एक्सपर्ट के पास जाए, और इस केस में एक्सपर्ट है क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट। और कई बार ऐसा होता है डॉक्टर कि हमें लगता है कि हम कोई घरेलू नुस्खा कर लेंगे, या ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स आजकल बहुत एक्टिव हैं सोशल मीडिया पर, या फिर दोस्त से पूछ लिया, रिश्तेदार से पूछ लिया, या ओवर द काउंटर मेडिकेशन कर लिया। हमें लगता है हम अपना टाइम, अपना एनर्जी, अपना मनी सब बचा रहे हैं, बट होता उल्टा है। जब तक चीजें बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तब तक एक जो बीमारी थी इनिशियल जो इजीली सही हो सकती थी, उसकी जगह हम बहुत और सारी कॉम्प्लिकेशंस लेकर पहुंचते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि अब सबसे पहले डॉक्टर के पास जाए। एंटी फंगल रेजिस्टेंट भी एक टर्म है जो आजकल बहुत सुनने में आता है। कई बार देखने को मिलता है कि लोग जो है रेजिस्टेंट हो गए हैं, उनपे अब जब डॉक्टर भी दवाई दे रहे हैं तो उस तरीके से काम नहीं कर रहा है। वो क्या होता है डॉक्टर, क्यों होता है? राइट, रेजिस्टेंस किसी भी चीज का जैसे कि नाम से एविडेंट है, अगर आपको कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जा रही है और वो आपको असर नहीं कर रही है, तो उसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कि आपको उस मेडिसिन से रेजिस्टेंस आ गया है, आपने जो दवाइयां पहले खाई हैं वो आपकी बॉडी के जो बैक्टीरिया या फंगस है वो उसके लिए यूज्ड टू हो गया है, तो इसके लिए अब वो उसको असर नहीं कर रहा है। इसका भी एक रीजन स्टेरॉइडल क्रीम्स होती हैं, जब हम बहुत लंबे टाइम तक स्टेरॉइडल क्रीम्स और एंटी फंगल कॉम्बिनेशंस लगाते हैं तो भी मेडिकेशंस रेजिस्टेंस शो करती हैं। सेकेंड रीजन रेजिस्टेंस का है लो क्वालिटी मेडिकेशंस या लो डोज मेडिकेशंस। नॉर्मली एक इंडिया में लोग मानते हैं कि 100 मिलीग्राम डोज है तो 50 भी खा लेंगे तो काम चल जाएगा, तो वो भी एक रीजन है कि रेजिस्टेंस का, कि अगर हमने पूरी डोज नहीं ली है तो हमने पूरी तरह से बैक्टीरिया को या फंगस को किल नहीं किया है, तो जो थोड़ा बैक्टीरिया रह जाता है वो रेजिस्टेंट हो जाता है। तो फर्दर नेक्स्ट टाइम भी आपको जब कोई भी डॉक्टर उसी ग्रुप की मेडिकेशंस देती हैं तो वो आपको काम नहीं करती हैं। दिस कॉल एंटीबायोटिक और एंटीफंगल रेजिस्टेंस। जी डॉक्टर, ये भी होता है खासकर फंगल इन्फेक्शन के साथ कि जिसको हो गया वो प्रोन हो जाते हैं फंगल इन्फेक्शन को लेकर, और बार बार कई बार देखने को मिलता है कि रिकरेंस हो रहा है, बार बार फंगल इन्फेक्शन हो रहा है। इसकी क्या वजह हो सकती है? फंगल इन्फेक्शन के लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका रूटीन स्किन केयर। मेरा ये मानना है कि हम रूटीन स्किन केयर से मोर देन 50% ऑफ द डिजीजेस को हम रोक सकते हैं। तो अगर हमें फंगस से बचना है तो हमें ढीले सूती कपड़े पहनने चाहिए, अपने बॉडी फोल्ड्स को नहाने के बाद सुखाना चाहिए, दिन में 2 बार हमें ठंडे पानी से नहाना चाहिए, रात को बिना नहाए मत सोइए। आपको दी हुई मेडिकेशंस को आप प्रॉपर्ली इस्तेमाल करें। एटलीस्ट जितने एरिया में आपको फंगस हुआ है उसके 2 सेंटीमीटर बाहर का जो मार्जिन है उस एरिया पे आप मेडिकेशन अप्लाई करें। जितने दिन के लिए आपको मेडिसिन दी गई हैं उतने दिन आप मेडिकेशन जरूर करें। जरूरत से ज्यादा दवाइयां मत खाइए, जरूरत से ज्यादा ट्यूब्स मत लगाइए, वो भी आपको प्रॉब्लम करने वाला है। जी, कई बार ऐसा होता है कि जब हम डॉक्टर के पास गए और हमें प्रिस्क्रिप्शन दिया गया, मान लीजिए 3 महीने की दवाई है, हमने 1 महीने ली और हमको असर दिख रहा है, अब हमें लग रहा है कि अब तो हमारा ठीक हो गया है। हो सकता है वो सुपरफिशियली ठीक हो भी जाए, या उसके जो सिम्पटम्स जो हमें बहुत ज़्यादा अनॉय कर रहे थे, जो इचिंग है, वो सबसाइड हो जाए, लेकिन शायद वो अंदर-अंदर अभी भी है। और हम कई बार वो मेडिकेशन स्टॉप कर देते हैं खुद से ही बिना डॉक्टर को बताए। फिर जब सिम्पटम्स होते हैं तो हमें लगता है अच्छा फिर से यूज़ कर लेते हैं, प्रिस्क्रिप्शन तो हमारे साथ है ही। ये एक बहुत जनरल प्रैक्टिस है, बहुत लोग ये करते हैं। आई एम श्योर आपके पेशेंट्स भी कई बार ऐसा करते होंगे डॉक्टर। उनके लिए आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए ये एक ह्यूमन मेंटालिटी है कि मुझे आज इस मेडिकेशन से रिलीफ मिल गया तो नेक्स्ट टाइम मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं ये वो मेडिसिन ले लूं। ये ह्यूमन बिलीफ है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर आपको पता है कि मुझे एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम हुई है और आप अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से वो मेडिसिन ले रहे हैं, पर आपको ये नहीं पता है कि ये मेडिसिन मुझे बंद कब करनी है,
जैसे आपने कहा कि 1 महीना हमने दवाई खाई, हमें आराम आ गया और हमने मेडिसिन छोड़ दी, पर एक्चुअल में उस समय आपके सिर्फ सिम्टम्स गए हैं, सुपरफिशियल लेयर्स हील हुई हैं, स्किन की 7 to 8 लेयर्स होती हैं और फंगल स्पोर्स बहुत अंदर तक रहते हैं। जब आपके सिम्टम्स चले जाते हैं उसके बाद भी मिनिमम फॉर 2 वीक्स हम और मेडिकेशंस देते हैं। उसके बाद पेशेंट को बुलाते हैं रीचेक करने के लिए कि कहीं कोई साइन ऑफ इन्फेक्शन तो नहीं बचा हुआ है, और कुछ केसेस में हम इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, QH स्क्रैपिंग बोलते हैं उसको, जिसमें हम फंगस स्पोर्स देखते हैं कि कुछ बचे हुए हैं या नहीं, सो दैट आपका ट्रीटमेंट पूरी तरह से तब हम बंद करते हैं जब हम एब्सोल्युटली श्योर हो जाते हैं कि अब आपको प्रॉब्लम दोबारा नहीं आएगी। राइट। डॉक्टर, जब एक पेशेंट आपके पास आते हैं जिन्हें फंगल इन्फेक्शन हुआ है, तो आई एम श्योर क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन से ही आप पता कर लेते होंगे कि ये फंगल जी। इन्फेक्शन है, और उसके बाद लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या क्या रहता है, किस तरह से ट्रीट किया जाता है फंगल इन्फेक्शन? मोस्टली क्लिनिकली पेशेंट को देखकर ही पता चल जाता है कि इनको फंगल इन्फेक्शन हुआ है। कुछ केसेस में जब पेशेंट्स ने बहुत कुछ लगाया है या बहुत सारी दवाई खाई है तो समटाइम्स लीजन्स नहीं नजर आते, बस पेशेंट को इचिंग होती है। इन दैट केस हम कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, आई मेंशन दैट इज QH स्क्रैपिंग, जिसमें आपके स्किन का सुपरफिशियल स्केल्स को हम लेते हैं, जिसको एनालाइज करते हैं लेबोरेटरी में कि उसमें कोई फंगस पड़ा है, लाइव फंगस और उसके स्पोर्स। उसके बेसिस पे फिर हम फर्दर ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। हम 2 तरह की मेडिकेशन देते हैं खाने के लिए, एंटी फंगल एजेंट्स जिसमें इमिडाजोल ग्रुप एंड एलाइलामीन ग्रुप्स होते हैं, और कुछ टॉपिकल मेडिकेशंस देते हैं जो लगाने के लिए ट्यूब्स के फॉर्म में होते हैं। कुछ पेशेंट्स को हम सोप, जिससे आपको नहाना है, वो सोप या बॉडी वॉश भी रिकमेंड करते हैं, और वो भी एंटी फंगल बॉडी वॉशेज होते हैं। एंड कुछ पेशेंट्स को हम डस्टिंग पाउडर, जैसे कि पैरों में, एक बार प्रॉब्लम ठीक हो जाने के बाद हम डस्टिंग पाउडर ज्यादा एडवाइस करते हैं, सो दैट पेशेंट को रिकरेंस ना हो। ओके। प्रेग्नेंट लेडीज के केस में या लैक्टेटिंग मदर्स, क्योंकि हम जानते हैं कि फंगल इन्फेक्शन तो उनको भी हो ही सकता है, लेकिन हम जानते हैं कि अगेन प्रेगनेंसी में या लैक्टेटिंग मदर्स के लिए कई सारी ऐसी दवाइयां हैं जो नहीं दी जाती हैं, तो इन दैट केस क्या किया जाता है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है? ओरल एंटीफंगल्स हम प्रेगनेंसी में बिल्कुल एडवाइस नहीं करते हैं, अनलेस एंड अनटिल बहुत इमरजेंसी है, लाइक इतना इन्फेक्शन है कि मदर्स क्या जो सर्वाइवल है वो पॉसिबल नहीं है, या बच्चे को वो इन्फेक्शन जा रहा है, लाइक इन कैंडिडियासिस। इन दैट केस ओरल एंटीफंगल्स प्रेगनेंसी में दिए जाते हैं। अदरवाइज जब स्किन का इन्फेक्शन है तो हम सिर्फ लगाने की ट्यूब्स देते हैं, सोप्स देते हैं एंड एंटीफंगल स्प्रेज देते हैं। इचिंग कंट्रोल करने के लिए कुछ सूदिंग लोशंस देते हैं, बट ओरल मेडिकेशन जहां तक हो सके प्रेगनेंसी में आपको एडवाइस नहीं करते हैं। लैक्टेटिंग मदर्स के लिए भी? लैक्टेटिंग मदर्स के लिए कुछ एंटीफंगल एजेंट्स आर एब्सोल्युटली सेफ दैट कैन बी गिवन। ओके। कई बार ब्रेस्ट में भी फंगल इन्फेक्शन होता है, और ऐसे में अगर एक लैक्टेटिंग मदर है तो क्या वो फिर भी फीड करा सकती है डॉक्टर? डेफिनेटली, आपके ब्रेस्ट मिल्क में मेडिकेशन भी सिक्रीट होती हैं, और अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है तो वो डेफिनेटली बच्चे को भी जाने के चांसेस होते हैं, पर बच्चे को हमें अलग से ट्रीट नहीं करना पड़ता बिकॉज ब्रेस्ट मिल्क में ऑलरेडी एंटीफंगल एजेंट्स जा रहे हैं, वो बच्चे को प्रोटेक्ट कर लेंगे। ओके। हम स्किन से रिलेटेड फंगल इन्फेक्शन पर तो बात कर ही रहे हैं, साथ ही साथ क्योंकि शुरू में हमने बात की कि नेल्स में भी फंगल इन्फेक्शन होता है, स्कैल्प में भी फंगल इन्फेक्शन होता है, तो सबसे पहले नेल्स पे जो फंगल इन्फेक्शन होता है, डॉक्टर कैसे होता है और किस तरह से इसे ट्रीट किया जा सकता है? नेल्स बहुत हार्ड होते हैं और वहाँ मेडिकेशन भी बहुत धीरे धीरे काम करती हैं, तो नेल्स में एक बार जब फंगल इन्फेक्शन शुरू होता है तो उसको ठीक होने में 6 months to 1 year भी लग सकता है। और नेल्स आपके रफ फील होंगे, उनका जो ऊपर का प्लेट है उसके नीचे गैप आ जाएगा, वहां से कई बार कुछ डिस्चार्ज भी हो सकता है, और आपका इरेग्युलर शेप का नेल आ जाएगा जो बहुत जल्दी टूट जाएगा। सो जब भी आपको लगे कि नेल बार बार टूट रहा है, नेल नीचे से सेपरेट हो रहा है, या नेल का जो कलर है वो चेंज हो रहा है, समथिंग ग्रीनिश हो रहा है या एकदम व्हाइट हो गया है, तो आपके नेल को भी फंगल इन्फेक्शन ने अफेक्ट किया होगा, तो उसका आप ट्रीटमेंट जरूर कराएं। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में नेल इन्फेक्शंस भी लगाने की मेडिकेशन से काफी हद तक ठीक हो जाते हैं। तो नेल इन्फेक्शन को ठीक होने में क्या ज्यादा वक्त लगता है स्किन इन्फेक्शन? डेफिनेटली मिनिमम 6 months एंड मैक्सिमम 1 year भी लग सकता है। कौन लोग हैं डॉक्टर जो ज्यादा रिस्क पे हैं नेल फंगल इन्फेक्शन के? मेनली जिनको डायबिटीज है दे आर एट मोर रिस्क, एंड सेकेंड जो पानी में काम करते हैं,
हाउसवाइफ्स हैं या जिनका ऐसा काम है, डोमेस्टिक हेल्पर्स हैं जिनका ऐसा काम है कि बार बार पानी में ही हाथ रहता है, सारा दिन हाथ गीले रहते हैं, उनको ये होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। या कुछ मेडिकेशंस पर जो होते हैं, लाइक ऐसे प्रोफेशन लाइक जैसे बार्बर हैं, हेयर कट करते हैं, सारा दिन हाथ गीला रहता है, सो दे आर ऑल्सो एट रिस्क। ओके। और डॉक्टर ऐसे ही स्कैल्प पे भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, तो वो क्या होता है, किस तरह से ट्रीट किया जाता है? लाइक स्कैल्प पे बहुत तरह के फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं, पर आज हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो इन्फेक्शन यूजुअली टच से जाता है। अगर आपने एक ऐसे सैलून में या बार्बर शॉप पे जाके हेयर कट लिया है या मसाज लिया है जहां ऑलरेडी उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो इन्फेक्टेड थे, या आपने किसी के साथ कैप शेयर की है या कॉम शेयर किया है, तो वहां से आप ये इन्फेक्शन एक्वायर कर सकते हो। सो कोशिश करें कि आप एक अच्छी जगह पे जाके अपना हेयर कट और सब कराएं, और आने के बाद जब भी आप हेयर कट लेकर आ जाते हैं तो आके एक अच्छे शैम्पू से, माइल्ड शैम्पू से अपना हेड बाथ जरूर ले लें। जी। हमारी सोसाइटी में सर पे तेल लगाना, ऑयलिंग ऑफ दी स्कैल्प भी बहुत आम है, और खास तौर पे जब हमें लगता है कि डैंड्रफ हो रहा है या कुछ भी ऐसा है, किसी तरह की इचिंग हो रही है, तो हमें लगता है कि अगर हम कोई ऑयल उसमें अप्लाई करेंगे तो वो सबसाइड हो जाएगा। फंगल इन्फेक्शन के केस में डॉक्टर, अगर हम ऑयलिंग करते हैं तो क्या होता है? ओके, नाउ जब हम डैंड्रफ की बात करते हैं ना, तो डैंड्रफ बेसिकली होता है हमारे जो ऑयल ग्लैंड्स हैं स्कैल्प के, उनके अंदर से सीबम एक्टिविटी बढ़ जाती है, और उस एक्सेसिव सीबम में फंगल इन्फेक्शन ग्रो कर जाता है, जिसको हम डैंड्रफ बोल देते हैं। सो ऑलरेडी हमारी बॉडी ऑयल प्रोडक्शन ज्यादा कर रही है, उसमें फंगस ग्रो कर रहा है, और बाहर से जब हम और ऑयल लगा रहे हैं तो हम फंगल इन्फेक्शन को और ग्रोथ कर रहे हैं। सो डैंड्रफ अगर आपको है, एक्चुअल में अगर आपको डैंड्रफ है तो आपको स्कैल्प में ऑयल लगाना नहीं चाहिए। बट आपके बाल बहुत ड्राई हैं और आप चाहते हैं कि उनकी कंडीशनिंग के लिए ऑयल लगाना चाहते हैं, तो आप हेयर स्ट्रैंड्स में सिर्फ बालों को अपना ऑयल अप्लाई करके आधा पौना घंटा रखिए और उसके बाद शैम्पू कर लें। बट डोंट अप्लाई ऑयल ओवर द स्कैल्प एंड डोंट कीप इट मोर देन 30 मिनट्स। तो एक तरह से अगर हम डैंड्रफ के केस में स्कैल्प में ऑयल लगा रहे हैं, मतलब हम फंगस को खाना डैंड्रफ को खिला रहे बढ़ा हैं रहे कि और हैं, ज्यादा एग्जैक्टली, और ग्रो करे। प्रोवाइडिंग फूड। यस, राइट। इनिशियली हमने बात की डॉक्टर कि फंगल इन्फेक्शन हाईली कंटेजियस होता है, एक से दूसरे को फैल सकता है, और खुद को भी अगर एक पार्ट में है तो बहुत चांसेस है कि उससे हमारी ही दूसरे पार्ट्स में वो फंगल इन्फेक्शन फैले या और ज्यादा बढ़े। तो ऐसे में डॉक्टर, अगर एक फैमिली में कोई है जिसमें एक मेंबर जो है इन्फेक्टेड है, बाकी राइट लोग क्या करें कि उस फंगल इन्फेक्शन से बच सके? राइट। तो सबसे पहले तो उस इन्फेक्टेड पर्सन को अपना ट्रीटमेंट एज सुन एज पॉसिबल शुरू कर देना चाहिए। जो राइट। भी कपड़े, जो भी ब्रश, हेयर कॉम या जितने भी अपने टॉवल्स हैं, उन सबको वो बिल्कुल अलग रखें। अपने कपड़े बिल्कुल अलग से धुलवाइए। कोशिश करें अपने कपड़े गर्म पानी से धुलवाएं, और बाकी लोगों के कपड़े साथ में मशीन में मत डालें, बिकॉज इंडिया में हम क्या प्रैक्टिस करते हैं कि सबके कपड़े फैमिली में एक साथ धुलते हैं। तो राइट। जिनको इन्फेक्शन है उनके कपड़े अलग से धोए जाने चाहिए, बाकी लोगों के साथ मिक्स मत करिए। गर्म पानी में धुलवाएं, आयरन जरूर करें, टाइम टू टाइम डॉक्टर को चेक कराइए, अपने इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट पूरा लें, सो दैट घर में बाकियों को ये इन्फेक्शन ना फैले। बिल्कुल। तो घर में तो फिर भी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट रहता है, राइट? कि हमें पता है चीज कि किससे हुआ है, तो हम थोड़ी चीजें ध्यान से शेयर करें नहीं करें इस पे ध्यान रख सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, खासतौर पे इस मौसम में, क्योंकि अगेन इसमें ज्यादा चांसेस होते हैं फंगल इन्फेक्शन होने के। कई बार हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में जब ट्रैवल कर रहे हो, जिम एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक ही सामान को कई लोग छूते हैं, और ऐसे में अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है जिसके बारे में किसी और को नहीं पता, तो क्या चांसेस हैं कि दूसरे भी उसको कैच कर सके, और अगेन इससे हम कैसे बच सकते हैं? बिल्कुल, जिम से हम डेफिनेटली कैच कर सकते हैं, बिकॉज वेन एवर हम जिम कर रहे हैं उस समय बहुत स्वेटिंग भी हो रही है, और स्वेटिंग के साथ फंगल इन्फेक्शन का डायरेक्ट रिलेशन है। और अगर स्वेट करने के साथ साथ हम उस फंगल इन्फेक्शन के साथ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को यूज कर रहे हैं, उस इंस्ट्रूमेंट्स पर हम अपना इन्फेक्शन भी छोड़ रहे हैं। सो बेस्ट विल बी दैट कि अगर आपको जिम जाना है और आप एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज रेजिम को फॉलो करते हैं, तो कोशिश करें जब आपको फंगल इन्फेक्शन है उस समय आप जिम ना जाएं, सो दैट बाकियों को ना हो। पर अब आप बाकी लोगों को नहीं रोक सकते हैं, आपको नहीं पता है कि किसको फंगल इन्फेक्शन है और कौन जिम आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। तो इन दैट केस आप अपने साथ एक सैनिटाइजर का बॉटल लेकर जा सकते हैं। अपने इंस्ट्रूमेंट्स को पहले आप सैनिटाइज कर लीजिए,
एक्सरसाइज इक्विपमेंट को पहले आप सैनिटाइज करके फिर आप उसको यूज कर सकते हैं, और अपने घर से टॉवल और सब लेकर जाइए, वहां के आप टॉवल्स या जो भी कॉमन एसेसरीज है वो आप यूज मत कीजिए। अगर वहां पे आप सोना या स्टीम बाथ यूज कर रहे हैं तो वहां पे भी आप बेयरफुट मत जाइए, नंगे पैर मत जाइए, बिकॉज मोस्टली फीट के इन्फेक्शन हम नंगे पैर जब बाहर चलते हैं ऐसी प्लेसेस पे, बाथरूम्स में, वहां से हम एक्वायर करते हैं। बिल्कुल, तो ये बहुत छोटी-छोटी सी बातें हैं, लेकिन इनका अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम खुद को और दूसरों को फंगल इन्फेक्शन कैच करने से, उनको फंगल इन्फेक्शन होने से बचा सकते हैं। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके सवाल हैं, मैं एक-एक करके इनके सवाल लेती हूँ। सुहाना ठाकुर हैं डॉक्टर हमारे साथ, और सुहाना का क्वेश्चन है कि कैन फंगल इन्फेक्शन रिकर आफ्टर ट्रीटमेंट, एंड इफ सो हाउ कैन आई प्रिवेंट रिकरेंस ऑफ फंगल इन्फेक्शन? Fungal infection will recur if you have not completed your treatment. So first you should complete your treatment. You should go to your doctor regularly. And Suhana, see, fungal infection, well, you will acquire that infection from anyone else, but in your body, if it's present, then definitely you can get from that source again and again. Like if you have infection in your nail, then definitely you will acquire that infection from your nail only. You will not even know I'm having fungal infection over my body, but reservoir will be inside your body. So check your nails. ओके। और इसके साथ ही हमारे साथ फिरोज खान है, और उनका क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डज इट टिपिकली टेक फॉर फंगल इन्फेक्शन टू क्लियर अप विद ट्रीटमेंट? With treatment, it takes around 4 to 6 weeks, minimum of 4 to 6 weeks of oral medications. And sometimes we continue even 2 weeks after the resolution of the symptoms. So आपको एक बार फंगस ठीक हो गया, उसके बाद भी 2 हफ्ते तक हम मेडिकेशंस आपको जरूर देते हैं। बिल्कुल। शनाया सेन है हमारे साथ डॉक्टर, और शनाया का सवाल है कि क्या मुझे फंगल संक्रमण के दौरान त्वचा के या स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो होते हैं या मेकअप प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो यूज मैं कर सकती हूँ या नहीं? Yes, you can use if your face is not affected. But once you have infection over your face, so you are infecting your makeup box also. So for future use, it will be ruined. So better to avoid during infection phase. टीना हमारे साथ जुड़ी हैं, उनका सवाल, हालांकि इस पे हम डॉक्टर पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं सवाल लेती हूँ, हो सकता है टीना ने लेट हमारा सेशन ज्वाइन किया हो। Can fungal infection affect other parts of the body such as nails, scalp, genitals, etc.? Definitely, it can affect skin, hair, nails, and anywhere, body parts, groins, hips, anywhere it can affect. Right. चूंकि हम लगातार बात कर रहे हैं फंगल इन्फेक्शन पे डॉक्टर, और हम लगातार लोगों को अवेयर करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि क्यों जरूरी है कि आप सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएं। हमारे पास इतने आजकल सोशल मीडिया पे इतने सोशल इन्फ्लुएंसर्स हैं, और हम सब उन्हें फॉलो करते हैं, और कई बार बिल्कुल आंख बंद करके फॉलो करते हैं, और उनके पास हर समस्या का क्विक फिक्स भी होता है। तो अच्छा, फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो उसमें ये लगा लो, ठीक हो जाएगा, 2 दिन में ठीक हो जाएगा, 1 दिन में ठीक हो जाएगा। Many a times they also end up endorsing a product. मेरा सवाल आपसे ये है डॉक्टर कि ये जो क्विक फिक्सेस होते हैं, होम रेमेडीज हैं, क्या ये किसी काम आती हैं फंगल इन्फेक्शन के केस में? अगेन या फिर हम अपना सिर्फ वक्त ही जाया कर रहे हैं और चीजों को और कॉम्प्लिकेट ही कर रहे हैं? मैं होम रेमेडीज के अगेंस्ट नहीं हूँ, पर एक्चुअल में जो होम रेमेडीज पहले हमारी दादी नानी यूज किया करते थे उनको उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज थी। नाउ डेज हमें वो नॉलेज नहीं है, हमें ऑथेंटिक आयुर्वेदा की नॉलेज नहीं है, हमें बहुत सारी चीजों की नॉलेज नहीं है। ये जो हम यहाँ से कहीं सुनी बातों पे विश्वास करके चीजें यूज करते हैं, उस समय क्वालिफाइड डॉक्टर्स इंडिया में नहीं थे, बट नाउ डेज आपके हर सिटी में क्वालिफाइड डॉक्टर अवेलेबल हैं। अगर वो आपको रिकमेंड करते हैं कि ये मेडिकेशंस आप करें, तो आपको उनको ही फॉलो करना है। अगर किसी डिजीज के लिए हम भी ऐसा बोलते हैं कि एलोपैथी में इसका ट्रीटमेंट नहीं है, देन डेफिनेटली आप होम रेमेडीज करिए, बहुत कुछ करिए। बट व्हेन इन्फेक्शन की बात आती है, इन्फेक्शन के लिए मॉडर्न मेडिसिन से अच्छा कुछ नहीं है, बट लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीजेस के लिए, लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस के लिए, यस, होम रेमेडीज काम करती होंगी, बिल्कुल करती होंगी।
बिल्कुल, और ऐसे फंगल इन्फेक्शन को लेकर क्योंकि ट्रीटमेंट अवेलेबल है, वो क्योरेबल है, और सबसे अच्छी बात यही है कि जितनी जल्दी आप जाएँगे डॉक्टर के पास, उतना लेस कॉम्प्लिकेटेड वे में आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा, और जितना ज़्यादा वक़्त हम दूसरी चीज़ों पे बर्बाद करके जाएँगे, तो सबसे पहले तो फंगल इन्फेक्शन बाद की बात है, पहले वो जो कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं, उनको ठीक उसको करना पड़ेगा। तो राइट, तो बहुत ज़्यादा वक़्त लग जाता है। कई हमारे व्यूअर्स ये भी जानना चाहते हैं डॉक्टर कि अगर फंगल इन्फेक्शन है, तो क्या वो स्विमिंग, एक्सरसाइज़ ये सब कर सकते हैं, सोशल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं? कर सकते हैं पर उनको करना नहीं चाहिए। अगर आप स्विमिंग कर रहे हैं तो यू आर स्प्रेडिंग इन्फेक्शन। आपके हुँ, बच्चे भी उसमें जा रहे हैं, आप पूल में जा रहे हैं, तो यू आर गोइंग टू इन्फेक्ट। इंडिया में ऐसी गाइडलाइंस नहीं है, मैंने नहीं देखी, मेरे पास यहाँ स्विमिंग के लिए कोई सिग्नेचर लेने नहीं आता। बट बहुत से अच्छे कंट्रीज में, इवन बहुत अच्छे सिटीज में ये रूल है कि अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है तो यू कैन नॉट डाइव। आप हुँ, स्विमिंग पूल को यूज नहीं कर सकते हैं, तो आइडियली आपको नहीं जाना चाहिए। एक्सरसाइज आप घर पे कर सकते हैं, अपना पार्क्स में जा सकते हैं, आप अपनी फिजिकल रूटीन आप डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं। पर अगर आप कोई इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आपके फैमिली मेंबर्स वो इक्विपमेंट कुछ दिनों के लिए यूज ना करें। हुँ। बिल्कुल, और चूँकि आपने इसका ज़िक्र किया कि किस तरह से दूसरे जो सिटीज़ हैं या दूसरी कंट्रीज़ में ये मैंडेटरी है कि अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ है, तो वो आपको नहीं स्विमिंग पूल या इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म्स यूज़ करने देते हैं। दिक्कत ये है डॉक्टर कि कई बार तो हम ये एक्सेप्ट ही करने को तैयार नहीं होते हैं कि हाँ, मुझे फंगल इन्फेक्शन इन्फेक्शन। है या किसी तरह का इन्फेक्शन है। एक हमने टैबू टॉपिक बना के रखा है, अगर ग्रोइन्स में है तो कई बार हम किसी से इसकी बात नहीं करते, हम खुद ही उसको किसी तरह से सहेंगे या खुद से कुछ मेडिकेशन कर लिया, डॉक्टर के पास जाने से हम कतराते हैं, किसी से बात करने से हम कतराते हैं। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगी? अगर हम फंगल इन्फेक्शन किसी भी पार्ट में हमारे हो और अगर हम उसे इग्नोर करते हैं, ट्रीट नहीं कर रहे हैं, तो पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस क्या है? एक तो लाइफ डेफिनिटली हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो हैम्पर हो ही रहा है, लेकिन इसके अलावा क्या पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? राइट, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। देखिए, हमारी बॉडी के ही सब पार्ट्स हैं, ग्रोइन्स, जेनाइटल्स, वेजाइना, एवरीथिंग वो हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं। तो उसके लिए देयर शुड बी नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ। एक इन्फेक्शन आपके फेस पे भी हो सकता है, आपके बॉडी के किसी एरिया में भी हो सकता है। सो उसको लेके आपको शर्माना नहीं है, आपको डॉक्टर के पास जाना है। और बहुत से इस समय लोग ये सोचते हैं कि हम फीमेल डर्मेटोलॉजिस्ट के पास कैसे जाएं अगर उनके आसपास कोई मेल डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं है, या मेल्स ये सोचते हैं कि हम अपने ही जेंडर के किसी डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं। इट्स इक्वली फाइन अगर आपको ऐसा है, बट एटलीस्ट ओपन अप, आप जाइए, आप अपने स्किन के डॉक्टर के पास जाइए, स्किन एक्सपर्ट को दिखाइए, एंड डोंट फील शाय एट ऑल। ये आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी की कोई भी डिजीज है उसको ट्रीट करना आपके लिए सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप उसको टाइमली ट्रीट नहीं करते हैं, स्क्रैच करते रहते हैं पब्लिक प्लेस पे जाके जहां आप स्क्रैच भी नहीं कर सकते हो, यू जस्ट फील एम्बैरेस्ड। और एक बार ये इन्फेक्शन जब बढ़ जाते हैं तो इनमें सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस ग्रो करना शुरू कर देते हैं, जिसमें बहुत सारा पस भर जाता है, बॉयल्स हो जाते हैं। और उसके लिए अगर हमने कुछ और मेडिकेशंस भी लगा ली, जैसे कुछ स्टेरॉइड्स लगा लिए, तो फंगस इस एक्सटेंट तक बढ़ जाता है कि फिर वो मेडिकेशन से भी कंट्रोल में नहीं आएगा। सो बेटर है अर्लीस्ट पॉसिबल, जैसे ही आपको एक सिंगल लीजन नजर आता है, गो टू योर डॉक्टर, वो ट्रीटमेंट कराइए, विद इन फ्यू वीक्स यू विल बी फ्री फ्रॉम फंगस। बिल्कुल। सी डॉक्टर के पास तो आपको जाना ही पड़ेगा सूनर या लेटर, तो जितनी जल्दी जाएँगे उतना अच्छा है, उतना आसानी से आपका ट्रीटमेंट हो पाएगा। एक हमारी व्यूअर हैं पूर्वी मेहरा, उनका सवाल है हाउ कैन आई केयर फॉर एंड प्रोटेक्ट द अफेक्टेड एरिया ड्यूरिंग ट्रीटमेंट? Sure. जब भी आपको एक एरिया पे फंगल इन्फेक्शन हुआ है, सबसे पहले आप स्क्रैच करना बंद कर दीजिए। इट्स वेरी इजी टू से कि स्क्रैच मत करो, अब खारिश होती है क्या करें। तो राइट। आपको उस पे एंटी फंगल एजेंट्स लगाने हैं, एंटी एलर्जिक टैबलेट्स लेनी है सो दैट आपको इचिंग ना हो। उस एरिया को आपने ड्राई रखना है, गीला नहीं छोड़ना है। अपने अंडरगारमेंट्स हमेशा कॉटन के पहनिए। साथ में अपने अंडरगारमेंट्स एक नंबर बड़ा लीजिए, अपने साइज से हमेशा एक नंबर बड़ा लें सो दैट वो बहुत टाइटली स्टगली फिट नहीं हो। अगर आपको यूनिफॉर्म ऐसा पहनना होता है डेली, तो आप अपने यूनिफॉर्म का साइज भी थोड़ा सा बड़ा ले सकते हो, जो आपको बहुत ज्यादा तंग नहीं करे। और उन इन्फेक्शंस पे आप रेगुलरली मेडिकेशन अप्लाई करें जो आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस की है। और जैसे मैंने बताया कि 2 सेंटीमीटर बाउंड्री के बाहर जाके मेडिसिन लगाइए, बिकॉज जितना सिम्टम आपको दिख रहा है उसके 2 सेंटीमीटर बाहर तक फंगस फैला होता है, जिसको हमें टैकल करना है।
बिल्कुल। डॉक्टर, आपने इससे पहले बताया था कि एंटी फंगल सोप्स हैं, एंटी फंगल बॉडी वॉश है, एंटी फंगल डस्टिंग पाउडर्स हैं। तो अगर ऐसा कोई जो फंगल इन्फेक्शन को लेके प्रोन हो या रिस्क पे हो, तो क्या वो खुद से एंटी फंगल डस्टिंग पाउडर या सोप का इस्तेमाल खासकर इस तरह के मौसम में जब ज़्यादा चांसेस है, कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ट्रॉपिकल कंट्रीज में उनको करना चाहिए, जिनको बार-बार फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, उनको ह्यूमिडिटी मानसून वाले सीजन, उनको रेनी सीजन में डेफिनेटली एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल सोप्स यूज करने चाहिए, बट नॉट रेगुलरली। बिल्कुल। और डॉक्टर, चूँकि लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि एंटी फंगल जो प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में, ओटीसी कितना खतरनाक हो सकता है इसके बारे में बात करें। लेकिन एक जो बहुत मुद्दे की बात है वो ये है कि हमारी इम्यूनिटी अगर बहुत तगड़ी होगी, मज़बूत होगी, तो शायद हमें फंगल इन्फेक्शन ना हो। लेकिन क्या कोई तरीका है जिससे हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सके, जिससे कि फंगल इन्फेक्शन से हम बच सके, हमें ना हो, किसी और से हमें ना हो जाए? क्या किया जा सकता है इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए? इसके लिए हमें दो तरह से काम करना होगा। एक तो अपनी इंटरनल इम्यूनिटी को इम्प्रूव करना होगा। इंटरनल इम्यूनिटी के लिए आप फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज्यादा लेंगे, वाटर इनटेक अच्छा रखेंगे, बॉडी को हाइड्रेट रखेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, खाने में बहुत सारा मीठा, रिफाइंड फ्लोर, जंक फूड ये सब नहीं खाएंगे। बिकॉज स्टडीज हैव शोन कि जितने भी फंगल इन्फेक्शंस हैं वो शुगर की प्रेजेंस में बहुत फास्टली ग्रो करते हैं। तो आपका जब ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है तो फंगल इन्फेक्शन तेजी से बढ़ते हैं। तो आप अपने खाने पीने का ध्यान रखिए। सेकेंड थिंग इज एक्सटर्नली, आप अपनी बाहर की इम्यूनिटी को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? बाय टेकिंग गुड केयर ऑफ योर स्किन। आप सुबह शाम नहाना कंटिन्यू रखिए इस मौसम में पर्टिकुलरली। सुबह शाम नहाने के बाद आप बॉडी पे एक मॉइस्चराइजर अप्लाई करिए, जो कि आपकी स्किन के ऊपर एक लेयर बनाएगा, एंड दैट विल बी अ प्रोटेक्टिव फिल्म, सो दैट आपकी स्किन के ऊपर छोटे छोटे स्क्रैचेस नहीं हो जहां से फंगस अंदर जा सकता है। अच्छा। एक बार फिर हम डॉक्टर चाहेंगे कि जो डूज़ एंड डोंट्स आपने शुरू में हमें बताए थे कि इस मौसम में हम क्या करें, क्या ना करें फंगल इन्फेक्शन राइट। में खास तौर पे, श्योर। वो एक बार दोहरा दीजिए ताकि वो तमाम लोग जो बाद में हमारे साथ जुड़े, वो भी सतर्क हो जाएँ। डेफिनेटली। तो इस मौसम में हमें सबसे पहले डूज हैं कि क्या करना चाहिए। इस मौसम में आप सुबह शाम ठंडे पानी से नहाएं। नहाने के बाद अपने सारे बॉडी फोल्ड्स को, पर्टिकुलरली जो भी हमारी फिंगर्स के बीच में है या टोज के बीच का स्पेस है, उसको अच्छी तरह से सुखाएं। साबुन का इस्तेमाल जरूर करें। एक माइल्ड सोप आप हर मौसम में यूज करना चाहिए। बॉडी फोल्ड्स में सोप आपको रोज लगाना चाहिए। अगर आपकी स्किन ड्राई है, आप पूरी बॉडी पे सोप नहीं लगाते, तो भी आप बॉडी फोल्ड्स में जरूर सोप लगाइए। अपने हिप्स एरिया, ग्रोइन एरिया जहां स्वेटिंग होती है वहां सोप डेली लगाना चाहिए। देन आपको इस मौसम में कॉटन एंड लूज क्लोथ्स पहनने हैं। आप अंडरगारमेंट्स बिल्कुल कॉटन के पहने, सिंथेटिक कपड़े बिल्कुल मत पहनिए। नहाने के बाद आप मॉइस्चराइजर जरूर लगाइए अपनी फुल बॉडी पे, सो दैट आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें एनवायरमेंटल हैजार्ड से। जी, सेकेंड, जी, आप डोंट्स क्या है कि आपको क्या नहीं करना है। जी। आपको किसी के कपड़े यूज नहीं करने हैं, किसी और के पहने हुए कॉम या कोई भी ऐसी चीज, टॉवल्स, जो भी पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं वो आप सिर्फ अपना यूज कीजिए। आप फंगस वाले एरिया को कभी स्क्रैच मत कीजिए, बिकॉज स्क्रैच करने से इन्फेक्शन आपके नेल्स पे आ गया और अब वो नेल्स से आप बॉडी के बाकी पार्ट्स में फैला देंगे। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि केमिस्ट से जाके अपनी मर्जी से दवाइयां मत लीजिए, वो आपको बहुत नुकसान कर रही हैं। एंड फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो आपको नहीं करना है इस टाइम पे, वो है कि खाने पीने में बहुत सारा मीठा मत खाइए। बिल्कुल। तो इन बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम अपने आप को फंगल इन्फेक्शन से बचा पाएँगे और अगर हो जाता है तो डॉक्टर हैं ही, क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट हैं ही, उनको दिखाइए, जल्दी दिखाइए। और डॉक्टर चलते-चलते कोई बहुत ज़रूरी बात कहना चाहेंगी आप हमारे व्यूअर्स को? अपने डॉक्टर्स पे ट्रस्ट कीजिए और उनकी सलाह के बिना दवाइयां मत लीजिए। दैट्स इट। बहुत अच्छी बातचीत आपसे हुई डॉक्टर मीनू गांधी और बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया कि फंगल इन्फेक्शन क्या है, कैसे होता है और कैसे इससे बचा जा सके। बहुत इन्फॉर्मेटिव ये सेशन रहा एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को इससे बहुत फायदा होने वाला है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर दैट। थैंक यू। थैंक यू। बाय। एंड व्यूअर्स आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ जुड़े एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट्स ऑन स्किन हेल्थ एंड केयर स्टे कनेक्टेड ऑन आवर एफबी पेज ऑल अबाउट स्किन वेलबींग। We are also available on YouTube, Twitter and Instagram. Thank you. Have a great day ahead. Goodbye.